अचानक से जीवन में उठा पटक के लिए राहु बहुत जिम्मेदार है। देखिए, मंगल अगर आपको सही में सता रहा है तो रक्त संबंधी रोग भी देता है। रक्त संबंधी स्थिति, जो आपके रक्त संबंधी लोग हैं उनसे रिश्ते खराब कर देता है आमतौर पे। अच्छा। और मंगल शादी को भी, विवाह को भी खराब करता है। जिसके भी जो भी मांगलिक लोग हैं उनके विवाह को भी प्रभावित करता है। भाई, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये सवाल हम सभी के मन में आता है और बहुत सारे लोग जो है ना आजकल एस्ट्रोलॉजर बनते जा रहे हैं। अक्सर मैं देखती हूँ कि कहीं इधर उधर से ज्ञान ले लिया और कहा कि नहीं नहीं, हमारे सितारे ऐसे नहीं ऐसे हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे काम कर रहे हैं। हमने सोचा कि कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान, तो इस विषय पर पूरी जानकारी लें। तो ऐसे में हमें हमारे जो एक परिचय में हमारे मित्र हैं जो एस्ट्रोलॉजी की महारथी तो है ही है, साथ ही साथ एस्ट्रो की एक बहुत रिनाउंड जो ऐप है उसके साथ भी काम कर रही है। तो हमने सोचा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि उनसे एस्ट्रोलॉजी जाने और जाने कि एस्ट्रोलॉजी में जो आपका जो चार्ट है वो क्या कहता है, या फिर कुंडली यानी जो जन्म कुंडली होती है उसकी क्या महत्ता रहती है। बिना किसी देरी के आइए आज का ये खास पॉडकास्ट है, पूरा देखिएगा से शुरू करते हैं। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट के रूप में जुड़ेंगी रेखा रंजन जी, जो एक बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं और साथ ही साथ पामिस्ट भी हैं। रेखा जी, आपका स्टूडियो में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसी हैं आप? नमस्कार वंदना जी, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और भाई, आपके बारे में हमने बहुत दिनों से चर्चा सुनी हुई थी और हमारा जो कहते हैं ना आपस में समझ लीजिए कि तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था कि हम लाइव आपके साथ आए। ऐप के थ्रू तो हमने आपसे बहुत बार सवाल किए और जवाब भी लिए। आज हम एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रेखा जी, आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें बताइए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, क्या है ये ज्योतिष का ज्ञान? वंदना जी, एस्ट्रोलॉजी जो है वो 9 ग्रहों का विज्ञान है। 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों से बना खगोलीय घटना पर आधारित ये विज्ञान है। इससे जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आप अपने जीवन का आकलन ज्योतिष के द्वारा कर सकते हैं और सभी लोग भी करवा सकते हैं अपना आकलन। ज्योतिष जीवन के बारे में बात करने के लिए बहुत ही अच्छा विज्ञान है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और रेखा जी, बहुत से हमारे परिचित हमारे सर्कल में ऐसे हैं जो ज्योतिष को मानते ही नहीं, कहते कर्म प्रधानता ही सब कुछ होती है, ज्योतिष नहीं होता। ऐसे में आप उन लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि ज्योतिष या फिर कहें जन्म कुंडली आपके जीवन में कितनी वेटेज रखती है? वंदना जी, जन्म कुंडली का आदमी के जीवन में बहुत महत्व होता है। अच्छा। जब व्यक्ति जन्म लेता है वो एक खगोलीय घटना है। उस समय तरह तरह के नक्षत्र ग्रहों का समूह होता है जो 12 खानों में हम लोग बताते हैं। 12 वर्ग में हम लोग 9 ग्रहों को और 27 नक्षत्रों को बांट के देखते हैं। ग्रहों की अपनी डिग्रियां होती हैं। कोई ग्रह उच्च का होता है, कोई ग्रह नीच का होता है। इस तरह सब मिल के कुंडली बनता है। तो कुंडली एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसको समझा जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा रेखा जी, कुंडली की एक अनिवार्य शर्त ये भी मानी जाती है कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए और एग्जैक्ट टाइम पता होना चाहिए, डेट ऑफ प्लेस पता होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सब चीजें नहीं होती, तो हम फिर किस आधार पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम नियर अबाउट उनकी पत्री बना सकें, उसके करीब पहुंच सकें? वंदना जी, ऐसा है कि बहुत लोगों के पास, जैसे कि पुराने लोगों के पास भी लोगों की जन्म कुंडलियां नहीं होती थी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होता था, तो लोग बहुत परेशान होते हैं। हम लोगों के पास भी अक्सर ऐसे लोग चले आते हैं जिनको इन सब के बारे में पता नहीं होता है। तो वैसे लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग घबराए नहीं। अच्छा। और अपने कुंडली का आकलन आप प्रश्न कुंडली के आधार पे करें। अच्छा। प्रश्न कुंडली के बारे में वंदना जी मैं बताना चाहूंगी कि जब कोई व्यक्ति हम लोगों के पास आता है तो उस टाइम के समय जो खगोलीय स्थिति होती है उस टाइम का हम लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अच्छा। उसके हिसाब से घटनाओं के बारे में हम लोग विवरण देते हैं कि ये आपके साथ ये घटित होगा, ये नहीं होगा। उस टाइम पे ही एक प्रश्न कुंडली बना दिया जाता है। और अब तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आप सुनी होंगी आजकल टैरो कार्ड भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। तो जिनको वो सब नहीं पता है वो टैरो कार्ड से के थ्रू या तो प्रश्न कुंडली के थ्रू अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या जिनके पास जो भी सवाल है उनका जवाब उनको प्रश्न कुंडली या टैरो के थ्रू मिल सकता है।
यहाँ हम अपने व्यूवर्स को ये भी बता दें कि रेखा जी एक बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट तो वो है ही। जेमोलॉजी से संबंधित अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि कौन सा स्टोन जो है आप धारण करें, उसके विषय में भी रेखा जी जो है वो आपको बहुत अच्छे से ज्ञान देंगी। अच्छा रेखा जी, तो आपने मैं बता दिया कि खगोलीय गणना होती है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में जो है नाम देते हैं, एस्ट्रोलॉजी का नाम देते हैं। अब जन्म कुंडली भी आपने कह दिया कि चलिए जिसके पास कोई डिटेल नहीं है वो प्रश्न कुंडली से बना ले या टैरो कार्ड रीडिंग से बना ले। सब जिसके पास सब कुछ है, तो जन्म कुंडली क्या कुछ आपके पन्ने खोल सकती है? कोई कितना परेशान या कितनी जगह उसको राहत मिलेगी कि उसके पास पत्री है तो वो आप तक संपर्क करे? देखिए वंदना जी, कुंडली का बहुत महत्व है। अच्छा। आपके जीवन में कोई भी घटना, बहुत बार बहुत आप दुर्घटनाओं से गुजरते हैं, बहुत जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तो आखिर क्यों होता है? कौन सा ग्रह इसका कारक है? या कुंडली के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कौन से भाव का दशा चल रहा है, किसके कारण आपकी जीवन कितना प्रभावित हो रही है। कुंडली राहु केतु के एक्सिस में तो नहीं है, बहुत कुछ है जो आपके समस्याओं के समाधान को दिखाता है। इसलिए कुंडली का आकलन तो अवश्य होना चाहिए। और मैं हर लोग व्यूवर्स से आपके कहना चाहूंगी कि एक बार अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव हो रहा है या कोई अच्छी भी घटना है तो उसको और आप कैसे करेंगे। आपकी मान लीजिए बहुत अच्छी दशा चल रही है और सब कुछ अनुकूल भी है, ऐसे में भी कुंडली की अनिवार्यता है कि आखिर इतने अच्छे समय को आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं। आप अगर ऊंचाई पे हैं तो और ऊंचाई की तरफ आप कैसे जा सकती हैं। इसलिए भी अगर आपके अच्छे वक्त और बुरे वक्त दोनों के लिए कुंडली बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। वंदना जी, तो मैं आपके प्रोग्राम के मार्फत से व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि अगर आप अच्छे समय से गुजर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बुरे समय से गुजर रहे हैं तो एक बार कुंडली आकलन जरूर कराएं। किस ग्रह की दशा है, कौन सा ग्रह आपका नीच का है, कौन सा ग्रह आपका उच्च का है, ये सिर्फ कुंडली देख के ही बताया जा सकता है कि आप किन ग्रहों के चपेट में हैं और क्यों आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा रेखा जी, बहुत ज्यादा तो नहीं, हम कई बार सुनते हैं कि आपका राहु बहुत ज्यादा खराब है और आजकल इतने जो रेमेडीज आ गए हैं कि सब लोग दौड़ के कर लेते हैं कि चलिए, जैसे मैं ही उस दिन देख रही थी कि अपना बाथरूम आप जितना साफ रखेंगे, दरवाजे को बंद करके रखेंगे, राहु जो है आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय होते हैं। तो ये जो लोग देख के करते हैं, क्या ये कारगर हैं या फिर कई बार जब दशाएं बहुत खराब हैं कि ये उपाय न करके कि एक बार कंसल्ट जरूर करें, क्या करें इस दिशा में? देखिए वंदना जी, फिर मैं कहूंगी कि राहु सब भाव में खराब नहीं होता है। अच्छा। तीसरे, छठे, इन सब भावों में अगर किसी भी जात का राहु है तो खराब नहीं होता है। तो अगर राहु के कारण, राहु अनियमितता का कारण है। अच्छा। राहु अचानक का कारण है। अचानक से जीवन में उठा पटक के लिए राहु बहुत जिम्मेदार है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक से कोई चीज बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, आपकी स्थिति अचानक से बहुत खराब हो गई है, अचानक पैसों की हानि हो रही है, तो आप ये नीम हकीम खतरे जान आपने जो भी कहा था, इन सबों पर नहीं जा करके आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ना मुझसे नहीं, किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप मिले और अपनी कुंडली का आकलन करवाएं और देखें राहु की क्या पोजीशन है। क्या सच में राहु आपके जिंदगी के लिए उतार चढ़ाव का कारक है? तो आप कुंडली का अन्वेषण करवाएं और उसके बाद जो आपको रेमेडीज बताया जाता है वो आप करें। लेकिन राहु बाथरूम बंद करने या खोलने से नहीं है वंदना जी। एक्चुअली राहु का उपाय एक अच्छा पूजा है, हनुमान जी की आप पूजा कर सकते हैं। ये सब एक अच्छी रेमेडीज है राहु के लिए। राहु बाथरूम से संबंधित नहीं होकर के ग्रहों से संबंधित है, इसलिए उसका कारगर उपाय ईश्वर ही है। अच्छा, आपसे हम मंगल के बारे में भी बात करने वाले थे रेखा जी। मंगल मांगलिक दोष, इससे लोग बहुत भय करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक सवाल आ गया। 2025 की बहुत सी एस्ट्रोलॉजर ने गणना की तो कहा कि ये साल जो है वो मंगल का है और मंगल को किसी ने बोला कि भय है, किसी ने बोला कि सेनापति है और बहुत सारे जो है भय भी हम लोगों के अंदर जागृत कर दी कि मार्च के बाद आप देखिएगा क्या क्या होता है। आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की महारथी हैं। ये साल 9 का अंक है, क्या ये मंगल का है, कैसा है ये जातकों के लिए, ये भी थोड़ा सा बताएं। देखिए वंदना जी, 2025 जो है वो मंगल का साल सच में है। और मंगल चूंकि इस बार रेट्रो हो गए हैं, मंगल क्योंकि रेट्रो हो गए हैं, वक्री हो गए हैं मंगल, प्रवेश के साथ ही वक्री भी हो गए हैं। अच्छा। मंगल
तो ये साल बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। और मंगल चूंकि एनर्जी का ग्रह है तो आपको बहुत तरीके का एनर्जी, युद्ध संबंधी एनर्जी या बम विस्फोट, इस तरह का घटना देश काल में भी आपको देखने को मिलेगा। मंगल जिनका बहुत अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा, मंगल सूर्य का मित्र है, गुरु का मित्र है, तो जिनके जिनके कुंडली में सूर्य गुरु इन सब का पोजीशन अच्छा, उसके लिए मंगल अच्छा भी होगा। अच्छा। लेकिन चूंकि वक्रीय रेट्रो है तो उतार चढ़ाव तो मंगल का देखने के लिए मिलेगा, राजनीतिक उतार चढ़ाव भी, और कोई राशि वालों के लिए अच्छा और बुरा दोनों, खट्टा मीठा दोनों ही रहने वाला है। अच्छा, मीठा है तो बहुत ही अच्छी बात है, खट्टा भी कड़वा नहीं होना चाहिए। अगर जी, किसी के जीवन में थोड़ा सा अगर मंगल उथल पुथल कर भी रहा है तो आप से हम कुछ ऐसी एक रेमेडी ले सकते हैं अभी ऑन एयर की, थोड़ा सा उनके कष्ट कम हो जाए। देखिए, मंगल अगर आपको सही में सता रहा है तो रक्त संबंधी रोग भी देता है। रक्त संबंधी स्थिति, जो आपके रक्त संबंधी लोग हैं उनसे रिश्ते खराब कर देता है आमतौर पे। अच्छा। और मंगल शादी को भी, विवाह को भी खराब करता है। जिसके भी, जो भी मांगलिक लोग हैं उनके विवाह को भी प्रभावित करता है। तो ये निजी रिश्तों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा किसी के लिए भी। तो मैं आपके चैनल के मार्फत से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप जितना ज्यादा सिद्ध हनुमान मंदिर चाहिए, हनुमान जी का आप पूजा कीजिए, तो मंगल आपको उतना दुख नहीं देगा जितना दुख दे सकता है। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि कहीं कभी भी आप नहा धो के अपने घर में या किसी मंदिर, सिद्ध मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी हो, वहां बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये सबके लिए बहुत आरामदायक रहेगा इस साल। अच्छा, अब आ जाते हैं मंगल की बात हुई, मंगल दोष पर। मांगलिक होना क्या होता है? ऐसी कौन सी क्या कोई प्लेनेटरी कंडीशंस हो जाती हैं जिसे हम कहते हैं मांगलिक दोष है? कब तक सताता है और क्या प्रिकॉशन रखकर हम शादी कर सकते हैं कि मांगलिक व्यक्ति की शादी चले? वन्य जी, जन्म कुंडली में 16 चार्ट होता है। अच्छा। और शादी से D1 जो होता है वो मूल चार्ट होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो D1, वो चार्ट D1 जन्म भर के लिए, जिंदगी भर के लिए बनता है। अच्छा। वो और नौमांस जो है उससे शादी हम लोग देखते हैं। तो मंगल जो है एक एनर्जी है, और जब मंगल, जब प्लानेटरी पोजीशन आपके कुंडली में 1, 4, 7 और 12, 1, 4, 7, 8 और 12 में अगर मंगल स्थित है तो आप निश्चित रूप से मांगलिक हैं। अच्छा। ऐसा जन्म कुंडली में। और ये इफेक्टिव होता है अगर आपके सप्तम भाव में मंगल है तो आपके पार्टनर के साथ आपका अनबन हो सकता है। अगर आप पहले भाव में मंगल है तो आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। चौथे भाव में मंगल है तो घर के सुख को कम कर देता है। 12th हाउस में अगर मंगल है तो सैया सुख में कमी करता है। पति पत्नी के सेक्सुअल लाइफ को भी प्रभावित करता है अगर मंगल 12वें में है। अच्छा। और अष्टम भाव, चूंकि सप्तम भाव का आरोग्य भाव है, अष्टम भाव सौभाग्य का भाव, सप्तम का सौभाग्य का भाव है। ऐसे तो मृत्यु का घर होता है अष्टम में, लेकिन अगर अष्टम में मंगल चला जाता है तो लोग को तरह तरह की दिक्कतें होती है, अष्टमंगली दोष भी होता है। तो ये एक अच्छी एनर्जी नहीं है वंदना जी। ये मांगलिक होना विवाह के लिए सही नहीं है, और ऐसे भी मांगलिक होना एक दोष है। और ये जिंदगी भर रहता है, D1 में रहता है। तो लोग बोलते हैं 28 साल में स्थिति बदल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वंदना जी। ये स्थिति बना ही रहता है, जीवन भर मंगल आपको चपेट में लेता है। अगर आप मांगलिक हैं और किसी भी कारण आपका नॉन मांगलिक से अगर विवाह हो जाता है तो विवाह में वो अड़चन डालता ही डालता है, एग्रेशन लाता ही लाता है। इसलिए जब आप अगर मांगलिक हैं तो कुंडली थोड़ा मिला के शादी करें। अच्छा। तो बेहतर होगा। और अगर आप नॉन मांगलिक से शादी होता है तो शादी में निश्चित रूप से उतार चढ़ाव तो आता है। तो यानी कि हम ये बात जो सुनते थे कि 30 साल से ऊपर अब हो गए तो अब क्या मंगल, तो यानी कि मंगल का जो दंगल हम कहेंगे वो पूरे जीवन भर चलता रहता है। जीवन भर शादी के लिए विशेष रूप से चलता है, क्योंकि पहला भाव लगन का है। अगर वहां अगर मंगल है, आप एग्रेसिव हैं तो आपकी शादी खुद ही आप खराब करेंगे। 4th हाउस में है तो सुख के भाव में कमी करेगा। शादी एक सुख का चीज है, उसमें भी कमी ला देगा। सप्तम भाव तो स्वयं पार्टनर का ही होता है, शादी का ही होता है, वहाँ एग्रेशन देता है। जीवन साथी जो नॉन मांगलिक है उसको आपको तरह तरह का बीमारी देता है, रक्त संबंधी बीमारी देता है, अबॉर्शन वगैरह कराता है। अष्टम में मंगल पार्टनर का मृत्यु तक करा देता है। 12वें में चूंकि शादी सेक्सुअल लाइफ को भी दिखाता है, अगर 12वें में मंगल है तो आप
निश्चित रूप से सैया सुख में कमी होती है। इसलिए मैं तो जरूर रेकमेंड करूंगी कि अगर आप मांगलिक हैं तो शादी जरूर मांगलिक से करें, या अगर नहीं भी मांगलिक है तो जहां जहां आपका मंगल है 1, 4, 7, 8 और 12, तो इन जगहों में कोई क्रूर ग्रह की स्थिति है पार्टनर की, जैसे शनि राहु वगैरह हो 1, 4, 7, 8 और 12वें में, तो भी शादी हो सकती है इस स्थिति में। तो मंगल का पर विचार जरूर करें। विवाह के सुखों की कमी जरूर होती है, और आजकल आप देख रहे हैं आजकल के लोग कुंडली नहीं मान रहे हैं, प्रेम विवाह अधिक हो रहे हैं। तो आप देखिए पहले के तुलना में शादी कितना ज्यादा टूट रहा है। इसलिए भी कुंडली की प्रासंगिकता यहाँ पे भी हो जाती है। वंदना जी देखिए कितना शादी ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए भी कुंडली की प्रासंगिकता हो जाती है। कुंडली अगर आप मांगलिक हैं तो कुंडली तो मिला के ही विवाह करें, वो अच्छा। बहुत ही आवश्यक है। और मांगलिक हैं तो सबसे अच्छा आपने बोला रेमेडी यही रहेगी कि आप मांगलिक से ही विवाह कीजिए। अच्छा, कई लोगों को, आप जेमोलॉजिस्ट भी हैं चूंकि, और वहीं अगर एक कॉम्बिनेशन मैंने कई लोगों को मूंगा के साथ जो देखा है, मोती का, इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, मांगलिक लोग को मूंगा पहनना चाहिए, उससे उनको आराम जरूर मिलता है, उनके एग्रेशन में कमी आता है। लेकिन फिर भी मैं जरूर कहूंगी कि पार्टनर के साथ अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक ही लोग शादी करें, और नहीं है तो कम से कम जिस भाव में आपके मंगल है उस भाव में पार्टनर का देख लीजिए, कोई स्ट्रॉन्ग ग्रह हो तो आप शादी करें। अच्छा रेखा जी, मैंने बहुत से लोगों के आपके जो चैनल में जिसमें आप काम करती हैं रिव्यू पढ़े थे। किसी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि इसकी जॉब जो आपने जो तय समय बताया था उसी में लग गई, किसी का सिलेक्शन हो गया वहां पर। ये भी क्या एक प्लानिटरी जो चार्ट है वो बता देता है? और कभी कभी वीक रहता है तो आप क्या कुछ रेमेडीज देती हैं जिससे कि उस व्यक्ति का काम उस समय पर हो जाता है? देखिए वंदना जी, कुंडली में जब सरकारी नौकरी बहुत लोग पूछते हैं जॉब के लिए, उसमें हम लोग दशा देखते हैं। अगर शुभ ग्रह की दशा है तो आपके काम आसानी से बनते हैं। कभी नीच ग्रह की भी दशा होती है, कभी उच्च ग्रहों की भी दशा होती है। तो दशा का प्रभाव व्यक्ति पे बहुत, मान लीजिए आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है लेकिन आपको उससे अनुकूल दशा नहीं है, फिर हम लोग गोचर देखते हैं। अगर गोचर नहीं है तो आपका काम कभी नहीं बनेगा वंदना जी। अच्छा। और कुंडली में ग्रहों की तो एक तो शुभ ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको आसानी से काम मिल जाता है। दूसरे बहुत लोग पूछते हैं, कोई भी आपके जो श्रोता हैं जो आपको देख रहे हो वो अगर जानना चाहते हैं कि कुंडली से काम का पता चलता है, तो हाँ, D10 से हम लोग काम का देखते हैं, और D1 के 10वें भाव से भी हम लोग देखते हैं कि वहां पे आपके शुभ ग्रह की स्थिति है क्या है। और अगर मान लीजिए सूर्य और बुध या सूर्य दशम में है, वहीं पे मंगल भी है, दिग्बली है, तो निश्चित रूप से आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं और सरकार में भी आपके जाने का योग निश्चित हो जाता है। अगर वहां पे अगर सूर्य की स्थिति आपके कुंडली में बहुत अच्छी है तो आप निश्चित रूप से सरकार में जा सकते हैं, सरकारी नौकरी हो सकती है आपकी। और मान लीजिए आपकी सूर्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, 12वें में चली गई है, या सूर्य तुला राशि में नीच का है, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत सारी अच्छे ग्रहों की स्थिति है। हंस पंच महापुरुष योग अगर बृहस्पति से बन रहा है, तो इन सबसे शुक्र से मालव्य योग बन रहा है, या महाभाग्य योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो भी आपको एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली का आकलन करके आपको आराम से बता सकता है कि आपकी नौकरी कहाँ होगी। अगर मान लीजिए आपका राहु बहुत ही अच्छा है तो आप कंप्यूटर के लाइन में भी जा सकते हैं। ये सब कुंडली से निर्धारित तो होता ही है वंदना जी। बहुत ही बढ़िया रेखा जी। अच्छा, आपने यहाँ पर एक सरकारी नौकरी, ये लोगों में बहुत इच्छा है इसका, तो हल कर दिया। और कुंडली पर मैं विशेषकर अपने दर्शकों से भी बोलूंगी कि रेखा जी से बात करेंगे कि आइडियल कुंडली जो कैसी होती है, और एक जो कुंडली थोड़ा सा आपको दोष दे रही है वो कैसी होती है। तो जब हम लाइव करेंगे तो आप अपनी अपनी पत्री, अपनी अपनी कुंडली लेकर बैठिएगा और उससे आप अपने ग्रहों को मैच कीजिएगा, और कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ अब एक और सवाल रेखा जी मेरे मन में आता है सरकारी नौकरी के बाद। आज के जमाने में लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, और एक रेमेडी का ट्रेंड फिर बोलूंगी कि बहुत चल रहा है, चांदी पहनिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, मून को माँ से जोड़कर देखा जाता है, माँ की सेवा कीजिए। ये कितने कारगर हैं, और इसके अतिरिक्त क्या कुछ ऐसा है कि इंसान को मेंटल पीस मिले जिसकी आजकल बहुत कमी दिखाई देती है?
वंदना जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। थैंक यू। आजकल देख रही हूँ कि लोग बहुत ही ज्यादा मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, कर्म क्षेत्र में स्ट्रेस दिख रहा है। मेरे पास अक्सर लोग मानसिक परेशानी वाले लोग ही ज्यादा आते हैं, जिसमें इसकी ज्यादातर यूथ लोग हैं, जिन्हें बहुत हड़बड़ी है वंदना जी, कम समय में बहुत ज्यादा पाने की, और उन युवाओं में जबरदस्त असंतोष है। मैरिज लाइफ भी, चूंकि शादी के पहले ही बहुत तरीके का लाइफ अब स्प्रेड हो गया है, बहुत तरीके का लोग सुख ले ले रहा है, तो शादी की अनिवार्यता भी उतनी नहीं रह गई है, इसलिए संबंधों की चाशनी भी कम हो रही है। वो भी एक कारण है लोगों की चिंता मानसिक रहता है। अशांति जी, की। जी। तो मैं ये मानसिक अशांति के लिए, आपने एक बार कहा था कि देखिए, मैं भी मानती हूँ एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ कि अपने कर्म को भी आप बहुत परिष्कृत रखिए वंदना जी। बिल्कुल, कर्म भी बिल्कुल। जो है वो आपको बहुत प्रभावित करते हैं, आपके लाइफस्टाइल को बहुत। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको खुद ब खुद मेंटल पीस मिलता है, इसलिए कर्म पे तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसमें अगर चंद्रमा को सही में आप अच्छा करना चाहती हैं तो आपके सारे जो भी आपके देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगी कि माँ का सेवा जरूर करें। माता की सेवा से, चांदी पहनने से जितना नहीं फर्क पड़ेगा, उतना अगर अपनी माता का आप सेवा करते हैं तो चंद्रमा सही में खुद ब खुद अच्छा हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष कर्मों से भी जुड़ा मामला है। अगर आपके कर्म परिष्कृत होते हैं तो बहुत सारे चीज आपके ग्रह कटते हैं। माता पिता की सेवा अनिवार्य है जीवन में। पिता की सेवा कीजिएगा तो सूर्य अच्छा होगा, और माता की सेवा कीजिएगा तो चंद्रमा अच्छा होगा, और इन दोनों ग्रहों का हमारे कुंडली में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, इसलिए माता पिता की सेवा तो जरूर कीजिए। इसके अलावा मैं एक आपके प्रोग्राम के मार्फत से बताना चाहती हूँ कि एक परात होता है, गहरा बर्तन। अच्छा, ठीक है। हाँ। उसमें पूर्णिमा के दिन पानी, जिनको भी मानसिक अशांति जबरदस्त है, एक परात होता है। परात में आप पानी ऊपर तक भर लीजिए पूर्णिमा के दिन, और उसमें चंद्रमा का अस्क देखिए, और उस पानी को ऐसे ऐसे हिलाइए। अच्छा। चंद्रमा के अस्क को देखते हुए उस पानी को ऐसे ऐसे हिलाइए, और फिर उस पानी को किसी भी पौधे के गमले में आप डाल दीजिए। धीरे 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 आप देखिएगा कि आपका चंद्रमा स्ट्रांग होते जा रहा है, और आप एक निश्चित रूप से एक मानसिक शांति की स्थिति में आ जाइएगा। और एक और रेमेडी मैं देना चाहूंगी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। आप थोड़ा 10 ही मिनट, लेकिन एक बार भगवान के पास बैठ करके उनसे तहे दिल से जुड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है, जो आपको मानसिक अशांति से बचाता है। बेशक आप बहुत करोड़पति नहीं होइएगा पूजा करके, लेकिन मानसिक स्ट्रेंथ जरूर ईश्वर देता है। इसलिए मैं आपके व्यूअर्स को जरूर कहना चाहूंगी कि पूजा, अपने जिंदगी के रूटीन में पूजा को जरूर शामिल करें। पूजा बहुत अनिवार्य है वंदना जी। और कई बार ऐसा भी होता है रेखा जी, जरूरी नहीं है कि आप किसी इष्ट या आराध्य को मना रहे हैं। कहते हैं कि एक निराकार रूप भी है। आप खुले आकाश में यूनिवर्स को अगर ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो वो भी अपने आप में एक पूजा है। क्यों रेखा जी? निश्चित रूप से वंदना जी, ग्रेटिट्यूड तो देना ही चाहिए। सबसे पहले अपने माता पिता, अपने परिवार से शुक्राना शुरू करना चाहिए। शुक्राना तो अदा करना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति है, ईश्वर से सबसे पहले जुड़ना चाहिए। लेकिन आपको पता है वंदना जी, मैं एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि आप गीता जब आप पढ़िएगा, गीता जब आप पढ़िएगा तो उसमें कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है कि निराकार ब्रह्म को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एक कठिन तपस्या है। एक तपस्वी के लिए अनिवार्य है वो दिक्कत। और अगर आप साकार रूप से ईश्वर को मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं साकार रूप में, तो आप ईश्वर को जल्दी पा सकते हैं। उन्होंने गीता के 8वें या 9वें अध्याय में साफ साफ कहा है कि ईश्वर को अगर आप पा सकते हैं तो साकार रूप से भक्ति योग में जाइए। निराकार रूप वाले लोग भी पाते हैं भगवान को, लेकिन वो एक कष्ट साध्य पद्धति है पूजा की। एक हम ये भी कह सकते हैं गृहस्थ के हिसाब से नहीं है, एक उच्च कोटि है। आप अगर कोई रूप को अगर देखते हैं या कोई तो इजी हो रूप जाता देख है। लेते हैं, तो आपका कनेक्शन जल्दी हाँ, बन वो जाता है। आप कनेक्ट ज्यादा कर पाते हैं, और वो इजी हो जाता है। माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में पूजा करना वो आसान बना देता है आपके भक्ति को। और ईश्वर, कोई भी चीज सरलता से आप ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर कोई कठिन चीज नहीं है। जितना आप प्रेममय होते हैं, जितना आप भक्तिमय होते हैं, जितना आप थैंकफुल होते हैं, उतना जल्दी आप ईश्वर से जुड़ते हैं। इसलिए मैंने कर्म की अनिवार्यता पे भी बात की कि कर्म बहुत परिष्कृत होना चाहिए, और कर्म सही में
ईश्वर से आपके अच्छे कर्म आपको ईश्वर से जोड़ देते ही हैं और आप बिल्कुल। इसी के मार्फत एक दिन आप ईश्वर को पा भी लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत गहन और विस्तृत क्षेत्र है। आपसे हम एक आदर्श पत्नी क्या होती है और एक पत्नी के विपरीत ग्रह क्या होते हैं, उस पर तो हम एक लाइव में बात भी करेंगे। एक और ग्रह जो है जो मैं कहूँ कि सेल्फ अवेकनिंग करता है, लेकिन उसकी बात बहुत कम होती है, वो है केतु। तो मैं केतु के बारे में भी जानना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि अगर केतु सक्रिय है तो आप आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी या कहते हैं ना एक विरह की राह पर चल पड़ते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या देता है आपको केतु? वरना जी ऐसा है कि केतु एक मोक्षदायिनी ग्रह है। अच्छा। अगर किसी भी आदमी के कुंडली में वो 12वें भाव में है तो कहा जाता है कि मोक्ष का कारक है वो। अच्छा। और केतु झंडा है, धर्म पताका है, इसलिए केतु सही में स्पिरिचुअल ग्रह है वो। अगर केतु की महादशा आती है तो आपको एक जबरदस्त विरक्ति हो जाएगी। डिअटैचमेंट का भी कारक है केतु, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब केतु का दशा आएगा तो आपको डिअटैचमेंट जरूर देगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ईश्वर पे भरोसा बहुत बढ़ा देगा। केतु सही में स्पिरिचुअल ग्रह है और केतु स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है, लेकिन जब केतु की दशा आती है तो लोग बहुत ऊपर नीचे स्पिरिचुअलिटी पाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बहुत लोगों की विरक्ति, रिश्ता खराब होना, उदासीनता भी देता है केतु। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि अगर किसी की केतु की दशा है और वो आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप घबराए नहीं। आप जितना ज्यादा नाम की स्तुति कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना कीजिए, उससे केतु की शांति भी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि केतु और बृहस्पति अगर एक साथ हो तो गणेश योग भी बना देता है कुंडली में। अच्छा। इतनी महत्ता है। जबकि गुरु के साथ अगर राहु हो तो चांडाली योग बना देता है, लेकिन वही गुरु के साथ अगर केतु हो जाए तो वो गणेश योग भी बना देता है, एक विद्वता का योग भी बना देता है। अच्छा। इसलिए ये आपने सही सुना है कि केतु सचमुच में स्पिरिचुअलिटी का कारक है। लेकिन एक गृहस्थ को अगर हम कहते हैं कभी कभी उसकी कुंडली में केतु जागृत हो गया तो थोड़ा सा दिक्कत भी है, क्योंकि परिवार से विमुख ना हो जाए व्यक्ति, तो इसके लिए वो कैसे बैलेंस कर ले कि स्पिरिचुअलिटी भी रहे लेकिन घर परिवार ना छूटे? नहीं, केतु के दशा में आप अपने फैमिली की तरफ पूरी अटैचमेंट रखिए। अगर आपको डिअटैचमेंट हो रहा है फिर भी रखिए, आप प्रार्थना कीजिए, नाम जप कीजिए, केतु आपका खुद ही बैलेंस हो जाएगा। लेकिन गणेश जी की स्तुति से केतु के दशा में बहुत ही आराम मिलता है वन्ना जी। अच्छा रेखा जी, तो बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत क्षेत्र है, तो आज तो हमने आपसे इस विषय पर बस एक शुरुआत भर ही की है। अगले सेशन से कुंडली पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, एक एक ग्रह पर भी चर्चा करेंगे, और जैसा कि आपने बताया कि आप पामिस्ट हैं तो क्या हस्त रेखाएं कहती हैं उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। परंतु आज हम यही मानेंगे कि एक इंट्रोडक्शन है, आप बहुत अपने बेशकीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे बीच निकाल कर लेकर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वन्ना जी। तो व्यूअर सुना ना आपने कि क्या कुछ कहती है पत्री आपकी, तो आप ये नहीं कह सकते कि पत्री का आपके जीवन में कोई रोल नहीं है, हर एक ग्रह का रोल है। हम इस बार अगले जो पॉडकास्ट आएंगे उसमें ये भी जानेंगे कि हर एक ग्रह को कई बार हर एक घर के सदस्य से भी जोड़कर देखा जाता है, यानी कि अपने आप में एक बहुत बृहद क्षेत्र है जिसके हर पहलू, हर बिंदु पर हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे हम लाइव सेशंस भी रेखा जी के साथ आप सभी के लिए लेकर आए, जिसमें आप भी लाभ उठा पाए, और वो जिन ग्रहों की चर्चा करनी है आप भी उन ग्रहों को समझें, और अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके उसकी रेमेडी के लिए रेखा जी से संपर्क भी करें। चलिए पॉडकास्टर वंदना में आज की पॉडकास्ट को हम यही थामते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये जो पॉडकास्ट है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहेगा, और आपको इससे बहुत जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। और एस्ट्रोलॉजी को अभी तक जब आप नकार रहे थे तो उसके वजूद को पूरी तरह तो नहीं लेकिन कुछ हद तक आप भी जरूर मानेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।